हाँ जी, अब आज जो है हम लोग ज्योग्राफी में, सॉरी पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है, और वो बुक जो है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वो जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। अगर इसमें देखें तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है, कि किस तरह से नेशन का बिल्डिंग किस तरह से हुआ। मतलब आज जो कंसोलिडेटेड इंडिया देख रहे हैं वो इंडिया आखिर बना कैसे, और क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आफ्टर इंडिपेंडेंट के 70 सालों में हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया, तो उसको लेकर के ये बुक है। इस बुक में मेनली जो है कि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट होता है, और अभी 2023 जो है इन द 3rd of April जो है, तब तक इंडिया ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया है, और किस तरह से इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, और क्या क्या डेमोक्रेसी का ब्लैक डेज रहा, डेमोक्रेसी का अपसर्जेंस किस तरह से हुआ, उसको लेकर के ये पूरा चैप्टर है। तो इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है ये है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि भाई देश बनता है, भारत एज ए कंट्री जब बनता है तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है, और आज जो हम कंसोलिडेटेड इंडिया देख रहे हैं तो किस तरह का इंडिया है उसको देख रहा है। तो अगर आप चैलेंजेस को सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहला चैलेंजेस हमने जो फेस किया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट, वो चैलेंजेस था कि 14 पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन जो था वो बिल्कुल पेनफुल पार्टीशन हुआ था, कि एक डोमिनियन ऑफ इंडिया बनता है और एक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बनता है। मतलब आपका ये असाइनमेंट ये है कल के लिए कि डोमिनियन क्यों जुड़ा, इंडिया के साथ भी डोमिनियन क्यों जुड़ा और पाकिस्तान के साथ डोमिनियन क्यों जुड़ा, कि वाई इंडिया इज ए डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड वाई पाकिस्तान इज ए डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान के आगे भी डोमिनियन लगा और इंडिया के आगे भी डोमिनियन लगा, तो ये डोमिनियन वर्ड का यूज क्यों हुआ ये आपको कल बताना है। तो 14 अगस्त को एक नया कंट्री बनता है दैट इज पाकिस्तान, और 15 अगस्त को एक नया कंट्री बनता है दैट इज डोमिनियन ऑफ इंडिया बनता है। अब दो कंट्री बनता है पार्टीशन के साथ ही, बट काफी पेनफुल रहता है, और इंडिया जो बनता है वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्री बनता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहां एस्टेब्लिश होता है। इंडिया जो है अपने आप को डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने की बात करता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहां आता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस देखेंगे तो सबसे पहला जो चैलेंजेस था वो पेनफुल पार्टीशन हुआ था, कि पार्टीशन जो था वो पेनफुल था। अब किस तरह से वो पार्टीशन जो था वो पेनफुल था, कि काफी लोग जो हिंदू लोग थे वो पाकिस्तान में जो थे वो इंडिया आए, और काफी जो यहां से मुस्लिम थे वो यहां से पाकिस्तान को गए। अगर आप ये पेनफुल क्यों हुआ था इसकी अगर स्टोरी अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है वो 15 अगस्त को 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है। इंडिया एंड पाकिस्तान जो है 14 और 15 अगस्त को रिस्पेक्टिवली इंडिपेंडेंट होता है। बट जो हमारे इंडिपेंडेंट होने का जो कारण था, टाइम था, वो 48 डिसाइड था, जून 1948 को इंडिपेंडेंट होने की बात चल रही थी, कि भारत जो है वो हम भारत को जून 1948 में इंडिपेंडेंट करेंगे। ये बात चल रही थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि हम जून 1948 में भारत को आजाद करेंगे। लेकिन ये जो आजादी है हमें करीबन 10 महीने पहले ही मिल गया था, और ये 10 महीने पहले की जो आजादी थी यही पेनफुल रहा। अब 10 महीने पहले क्यों मिला उसका भी एक रीजन है, एक अलग ही लॉजिकल रीजन है। अगर आप देखें 10 महीने ये हमें जो आजादी मिलने था ये जून 1948 का शेड्यूल था, हमें हुआ अगस्त 1947 में हमें आजादी मिली। ठीक है, जून 1948 का शेड्यूल था, हमें आजादी मिली आपका अगस्त 1947 में, मतलब 10 महीने करीबन पहले आजादी मिल गई। ऐसा क्यों भाई? सबसे पहला अगर देखेंगे तो ब्रिटिश एक वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था वर्ल्ड वॉर 2। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 को अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर 2 को लेकर के क्या कंसर्न था, कि वर्ल्ड वॉर 2 में देयर इज 2 पावर, एक्सिस पावर, अनदर इज एलाइज। ठीक है, एक्सिस ने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, एलाइज हारे थे। उसके बाद दो कंट्री का हेजमनी हुआ वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में, एक यूएस का और एक यूएसएसआर का, अभी जो मॉडर्न डे रशिया है, इस दोनों का हेजमनी हुआ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इसमें जो विनिंग पावर था उसमें ब्रिटिश भी था, फ्रांस भी था, ये सब विनिंग पावर में थे। लेकिन इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश का इंडिया एक कॉलोनी था। अब इंडिया अगर ब्रिटिश का कॉलोनी था तो किसी भी आपको कोई भी बिजनेस चलाना है तो उसमें क्या है, प्रॉफिट अगर आपको होगा तभी वो बिजनेस रन करेगा। अगर आप प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपने कोई शॉप खोला, आपने कोई इंस्टीट्यूशन खोला या कुछ भी किया, तो इफ देयर इज प्रॉफिट देन यू ओनली रन द एस्टेब्लिशमेंट को रन कर पाओगे। इंडिया के साथ क्या कंसर्न था कि इंडिया के साथ प्रॉफिट नहीं था, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से
इंडिया से जितना पैसा आता था उससे ज्यादा पैसा इंडिया में खर्चा हो जाता था। मतलब मॉनिटरी रीजन ये था कि इंडिया से जितना पैसा रेवेन्यू आता था उससे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया में खर्चा हो जाता था। मतलब ज्यादा पैसा इंडिया में खर्चा था, मतलब रेवेन्यू इनकम जो इंडिया से जितना था उससे ज्यादा रेवेन्यू खर्चा था इंडिया में। तो इंडिया जो था एक घाटे का सौदा था ब्रिटिश के लिए। सबसे बड़ा रीजन ये था भाई आजादी जो है वो गांधी के कारण उन्होंने नहीं दिया, अम्बेडकर के कारण नहीं दिया, नेहरू के कारण नहीं दिया, भगत सिंह के कारण नहीं दिया, सुभाष चंद्र बोस के कारण नहीं दिया, किसी के कारण नहीं दिया। वो वन ऑफ द रीजन था। मैं ऐसे नहीं बोल सकता किसी के कारण नहीं दिया, बट दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका वन ऑफ द रीजन था इंडिया को इंडिपेंडेंस देने का, बट दैट वाज नॉट द सोल रीजन को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। मतलब ऐसा नहीं था कि ये गांधी बोलते थे मैं खाना नहीं खाऊंगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो आपका इंडियन नेशनल आर्मी बनाया, या भगत सिंह ने जो नेशनल असेंबली में बॉम्ब फेंका, या नेहरू ने जो रोल प्ले किया, किस जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उसने जो भी रोल प्ले किया, दैट वाज नॉट द बिगेस्ट रीजन जिसके कारण इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। ये कोई रीजन नहीं था। सबसे बड़ा जो रीजन था, मतलब मैं ये बोल रहा हूं वो बिगेस्ट रीजन नहीं था। अब ऐसा नहीं है कि वो रीजन था ही नहीं, वो एक रीजन था, बट दैट वाज नॉट द सोल रीजन। सबसे बड़ा रीजन था कि भारत से जितना पैसा ब्रिटिश को मिलता था उससे ज्यादा पैसा भारत में खर्चा हो जाता था। अगर भारत से रुपीज में रखे 1 करोड़ की अगर आमदनी है टैक्स के रूप में, तो 1.5 करोड़ रुपया खर्चा था भारत में ब्रिटिश सरकार का। एक तो घाटे का सौदा हो गया। सबसे पहला रीजन यह था कि आजादी हमको दी, क्योंकि इकोनॉमिकल प्रॉफिटेबिलिटी इंडिया नहीं बढ़ा पाया था। समझ में आया। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था इंडिपेंडेंट करने का, कि भाई वॉर लड़े थे ब्रिटिश ने भी। जो आपका यूनाइटेड किंगडम था उसने भी वर्ल्ड वॉर का पार्ट था एक्सिस और एलाइज के साथ। वर्ल्ड वॉर में उसका काफी नुकसान हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 में भी और 2 में भी। तो उसका इकोनॉमी जो है क्रंच कर गया था। भाई ये इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं था कि 1 करोड़ आमदनी आएगा 1.5 करोड़ खर्चा कर दूंगा। इकोनॉमी उसकी क्रंच कर गई थी। अब इकोनॉमी क्रंच कर गया था, उसको था कि भाई मैं आजादी तो दूंगा ही दूंगा। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन था कि वहां पर इलेक्शन हुआ आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, वहां पर इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन में जो है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इलेक्शन होता है, वहां पर 2 पार्टी थी, एक थी लेबर पार्टी और एक था आपका एक लेबर पार्टी था, एंड आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग द नेम, एक क्लेमेंट इटली, एक वेस्टर्न चर्चिल। ठीक है। तो वेस्टर्न चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम इन 1945। वेस्टर्न चर्चिल जो था वो वहां का कंजर्वेटिव था, एक लेबर था और एक कंजर्वेटिव था। तो कंजर्वेटिव जो थे उसके वेस्टर्न चर्चिल वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। तो वेस्टर्न चर्चिल वर्ल्ड वॉर 2 जीतते हैं बट फिर भी इलेक्शन हारते हैं। मतलब वेस्टर्न चर्चिल जो था वो वर्ल्ड वॉर 2 जीतता है, ब्रिटिश जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता है, लेकिन जब इलेक्शन होता है 46 में तो इलेक्शन वेस्टर्न चर्चिल हार जाते हैं और क्लेमेंट एटली जो है ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो एटली जो था वो इंडिया से थोड़ा गुड सिंपैथी रखता था, बोला कि भाई मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा तुमको आजाद कर दूंगा, कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है। तो वो एक रीजन था। अब चौथा था कि भाई किसके दम पे वो भारत को अपना कॉलोनी बना के रखा था। व्हाट्स द रीजन कि भाई ब्रिटेन के जो आर्मी के जो सोल्जर थे, चाहे वो नेवी के हो, चाहे वो रॉयल इंडियन नेवी हो, रॉयल इंडियन एयरफोर्स हो, या रॉयल इंडियन आर्मी हो, ये आर्मी के दम पे इंडिया को उन्होंने कॉलोनी बना रखा था। उस आर्मी ने उन्होंने म्यूटिनी कर दिया, उन्होंने उसका बहिष्कार किया कि भाई मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है। तो फर्स्ट रीजन था कि भाई इंडिया वाज नॉट द प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म। इंडिया जो था एक नॉट प्रॉफिटेबल कॉलोनी ब्रिटिश के लिए था ही नहीं, इसके कारण उन्होंने आजादी दे दिया। दूसरा जो था वो सबसे बड़ा रीजन था कि वहां पे गवर्नमेंट चेंज होता है। क्लेमेंट एटली जो नए सरकार बनते हैं, वेस्टर्न चर्चिल रहते हैं, क्लेमेंट एटली जो है वो बनते हैं, उनका इंडिया के साथ वेल कनेक्शन रहता है, वो इंडिया को आजाद करने की बात करते हैं। तीसरा जो है कि वो आर्मी के दम पे इंडिया को कॉलोनी बना रखा था, आर्मी ने उनका म्यूटिनी कर दिया था, उनको विद्रोह कर दिया था। और चौथा जो सबसे बड़ा रीजन था, भाई इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल के जितने भी लीडर थे वो काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे, चाहे वो गांधी हो या कोई भी लीडर हो, उनका बहुत गजब का रोल था भारत की आजादी को लेकर के। वो काफी लंबे टाइम से 1857 से ही स्ट्रगल चल रहा था, तो उनका वो स्ट्रगल का जो स्टोरी था वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि उनका दिल पिघला और भारत को आजादी दी। तो ये इंडिया को आजादी दिया, बट आजादी के साथ वो दैट इंडिपेंडेंट वाज द पेनफुल। मैंने बताया कि पहले जो आपको आजादी मिलने वाली थी ये जून में होने वाला था, ये हो जाता है अगस्त में। अब जिन लोगों को पता था कि भाई मैं वहां का मुस्लिम, वहां के हिंदू हैं, पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, जैसे अगर आप भिवानी में देखें तो देयर आर सो मेनी मुल्तानी कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी इज हियर, जो वहां पे रहते थे, उनको पता था कि भाई मैं जून में इंडिया जाऊंगा, मतलब जून में हमें पार्टीशन करना है, हमें जाना है, हम वहां की जो प्रॉपर्टी है सोल्ड किया,
और या वहां की प्रॉपर्टी यहां पे ट्रांसफर किया, ठीक है, जैसे वहां यहां पर कोई मुस्लिम है और वहां कोई हिंदू है, तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया कि भाई तुम ये प्रॉपर्टी लेना, मैं ये ले लूंगा, या वहां पे अपनी प्रॉपर्टी को सोल्ड किया। उनका ये प्लान था कि जून तक मुझे इधर से उधर होना है, बट उन्होंने पहले ही आजादी दे दिया, तो वो ना अपनी प्रॉपर्टी को सोल्ड कर पाए। मतलब आप एक बुक पढ़ना, बुक ने यूट्यूब पे है, मैं एक लिंक डाल दूंगा। बीसीसीआई के पहले चेयरमैन थे, आई थिंक एक कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग हर नेम, हिज नेम, आई थिंक हिज नेम इज कोई शुक्ला है, राजीव शुक्ला, यस, राजीव शुक्ला ने गजब का एक बुक लिखा है, यूट्यूब पे एक उसका उसके रिगार्डिंग है कि वो जो मुल्तानी कम्युनिटी था, दैट वाज द रिच कम्युनिटी, रिचेस्ट कम्युनिटी, नॉट द रिचेस्ट कम्युनिटी वहां का था। और उसके रिगार्डिंग एक बुक उन्होंने लिखा है, बहुत गजब का बुक लिखा है कि भाई एक अभी भी इंडिया में सफदरजन जो एम्स जो है अभी, उसके पास एक मुल्तानी कम्युनिटी रहता है और उसका वहां पर पुश्तैनी घर है लाहौर में, और लाहौर के घर में उसने करोड़ों का सोना रखा हुआ है अभी भी, और उसमें उन्होंने एक सांप रखा था, और उन्होंने बताया नहीं गवर्नमेंट को कि भाई वो चाहते हैं कि भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाए, बट उन्होंने वो एरिया नहीं बता रहे कि वो जगह कहाँ पर है जहाँ पर उन्होंने वो करोड़ों का सोना रखा है। तो वो था, ये पेनफुल पार्टीशन था। तो फर्स्ट जो रीजन था दैट वाज द पेनफुल पार्टीशन। सेकंड था कि यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन तो दो मुल्क बन गया, एक मुस्लिम के लिए पाकिस्तान और हिंदू के लिए इंडिया, बट दूसरा था यूनिफिकेशन। सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंडिया को यूनिफाई करना, कि भाई भारत जो है एक यूनिफाइड मुल्क नहीं था, यूनिफाई करना सबसे बड़ा चैलेंज था कि भारत 565 टुकड़ों में बट रहा था। एक ब्रिटिश इंडिया एक था, प्रिंसली स्टेट था, और तीसरा जो था वो आपका पाकिस्तान, मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान, INP कर दिया हूं, ये है ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट और इंडिया और पाकिस्तान। तो आपको था कि ब्रिटिश इंडिया तो इंडिया को ट्रांसफर हो गया था, बट जो प्रिंसली स्टेट था उसको यूनिफाई करके इंडिया के साथ कंसोलिडेट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था। तो वो चैलेंजेस भी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस था।